नमस्कार सभी को। तो बच्चों ये फेरोमैग्नेटिज्म अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसी का पार्ट चल रहा है। तो हम जो लास्ट सेगमेंट में आ गए या कहिए इसके बाद भी थोड़े अभी भी परमानेंट मैग्नेट्स वगैरह बात करेंगे, तो वहाँ पर भी फेरोमैग्नेटिज्म का ही एक स्टडी है। तो ये फेरोमैग्नेट्स जो आपके सामने भी लिखे हुए फेरोमैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं, उसमें अब इस बार क्या है, BH कर्व। बी जो नाम ले रहे हैं वो क्या है, मटेरियल के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है। वो भी कब, जब इस मटेरियल को, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए। तो एक्सटर्नल फील्ड में रखने का सेंस मीनिंग क्या होता है, कैसे एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं या एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कैसे करते हैं। तो हो सकता है ऐसा कि अब बहुत बड़े से सोलेनॉइड में के अंदर जनरली फील्ड यूनिफॉर्म होता है अगर करंट कांस्टेंट हो तो अगर बड़ा सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, उसके अंदर कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दें तो उसकी हेल्प से उसमें सोलेनॉइड में करंट पास करें तो ये अंदर का फील्ड, उसको बोलेंगे सोलेनॉइड के अंदर का फील्ड जहाँ मटेरियल रखा हुआ है वो मटेरियल के लिए एक्सटर्नल फील्ड हो गया है। तो सोलेनॉइड के अंदर, लेकिन वो मटेरियल के लिए क्या हो गया, एक्सटर्नल फील्ड हो गया। और यह फील्ड क्या होगा, सोलेनॉइड की करंट पर डिपेंड करता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसी पर बात करेंगे कि फील्ड अप्लाई करने पर एक्सटर्नल फील्ड वेरी कर रहे हैं, तो जो उसका मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है या हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं, वो चीज़ वेरी करने पर अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करता है, तो इस पर बात करेंगे। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप वीडियोज़ को शेयर करिए, पूरा देखा करिए वीडियो, और जो भी आपको सुझाव नए देने हैं आप दे सकते हैं, उसका सदैव आदर रहेगा। और इस तरह से आप अगर शेयर करते हैं दूसरों के सुझाव भी हमारे तक पहुंचेंगे। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आप ऐसा ज़रूर करेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे। और आइए देखते हैं कि हम फील्ड अप्लाई करना या एक्सटर्नल फील्ड लगाने का मीनिंग क्या होता है। तो कोई भी मटेरियल अगर एक्सटर्नल फील्ड में रख दें, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और फील्ड को वेरी करें, तब उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करता है, ये ग्राफ हमको देखना। तो एक्चुअली जो फील्ड कह रहे हैं कि मान लेते हैं मटेरियल है, कोई मटेरियल पीस है, इसको कहाँ रखा गया, ये मटेरियल का बार है और इसको किसी सोलेनॉइड के अंदर तो यहाँ पर इसके अंदर इसको रख करके, और अगर इसमें आप करंट पास करते हैं तो क्या होगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगा। इवन इस करंट को वेरी करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वेरी भी करेगा। तो ये जो फील्ड यहाँ पर है वो B0 इसे लिखते हैं, तो B0 ये फील्ड है, और B0 को आप μ0H, और इसको आप बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये एच को बोलते हैं। तो इसी को कहते हैं मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है। और सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड है तो B0 आप समझ सकते हैं ये क्या होगा, μ0 स्मॉल ni, ये फील्ड की वैल्यू होगी, है ना, n नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, और I क्या है, करंट है। तो ये करंट चेंज होने से ये फील्ड चेंज होगा, और इसके अंदर जो फील्ड है, मटेरियल के अंदर फील्ड है, यहाँ पर ये फील्ड को हम केवल B लिखते हैं, टोटल फील्ड लिखते हैं कि टोटल इंटीरियर फील्ड ये B है। B और H के बीच ही ग्राफ है। तो ये वेरिएशन कैसा होता है, दिस इज जनरली नॉन लीनियर। और ये मैग्नेट जो फेरोमैग्नेट है उसके मैग्नेटिक हिस्ट्री पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह की नेचर है इसकी, और पहले मैग्नेटाइज्ड है कि नहीं है। अगर पहले अनमैग्नेटाइज्ड है तो उसकी शुरुआत मैग्नेटाइज होने की अलग तरीके से होती है। पहले से ही मैग्नेटाइज्ड है तब इसके बाद ये B को वेरी करते हैं, या ये कहिए कि H को वेरी करते हैं। H क्या होगा, B0/μ0 H होगा। H क्या है, Ni है, ठीक है। तो इसको आप
एम्पियर पर मीटर ऐसा लिखते हैं। तो इसका ये फील्ड अप्लाई करने पर ये मैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो मैग्नेटाइज तो हो जाता है। ठीक, तो ये फील्ड चेंज करेंगे तो यहाँ का अंदर का मैग्नेटाइजेशन बदलेगा भी, लेकिन नॉन लीनियरली बदलता है बी नॉट के साथ ये बी, या एच के साथ ये बी, और थोड़ा लैगिंग नेचर होता है, ये पीछे पीछे चलता है। मीन्स हर बार इंक्रीज या डिक्रीज करने पर अपने पुराने पाथ को ट्रेस नहीं करता है या रिट्रेस नहीं करता है, उसका बिहेवियर कुछ अजीब होता है। तो पहले क्या होता है, अगर हम इसको इसके बिहेवियर पर जाएं तो देखिए ये क्या शो करता है, यहाँ H और H इधर और यहाँ पर B, इस इंटीरियर फील्ड इसका ये कैसा होता है। अगर शुरुआत में अनमैग्नेटाइज्ड है और आप H को इंक्रीज कर रहे हैं, H कैसे बढ़ा सकते हैं, करंट को इंक्रीज करें तो पहले अनमैग्नेटाइज्ड है, करंट की वैल्यू 0 से आगे बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, डेफिनेटली यू विल बी इंक्रीजिंग H. So with increasing H, initially it seems that this material does not tend to get magnetized. Okay, ऐसा लगता है कि मैग्नेटाइज होना नहीं चाह रहा है, तो ये फील्ड ये करंट इंक्रीज करते हैं ज़रूर, लेकिन ये जो बिहेवियर इसका है वो ऐसा है, लगता है कि ये कुछ H की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, यानी आई H क्या है, H दिस इज इक्वल टू एन आई, तो आई आप इंक्रीज कर रहे हैं तो H इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये जो B है इंटीरियर फील्ड है वो लगता है कि बहुत जल्दी से नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है, तो कुछ वैल्यू तक तो लगता है कि ये इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बाद फिर क्या होता है, फिर सडनली ये इंक्रीज होना शुरू होता है अंदर का फील्ड, और ये इस तरह से H बढ़ाते जाएंगे तो ये और इंक्रीज हो जाएगा, H और बढ़ाएंगे तो और इंक्रीज हो जाएगा, H और बढ़ाएंगे तो और इंक्रीज हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली इट सैचुरेट्स समवेयर। ठीक, ये वैल्यू क्या होती है, ये बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं जाकर के क्या होती है, ये सैचुरेट हो जाती है। अब इसके बाद ये इंटीरियर फील्ड बहुत नहीं बढ़ता है या लगभग कांस्टेंट हो जाता है, तो इतने फील्ड पर ये कांस्टेंट हो जाता है लगभग H, तो इतनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी पर एक कांस्टेंट हो जाता है अंदर का फील्ड। और लेकिन फिर H को अगर डिक्रीज करें, कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, करंट की वैल्यू डिक्रीज करें, इसमें जो सोलेनॉइड में करंट की वैल्यू क्या करें, डिक्रीज करें, तो फिर क्या होगा, H डिक्रीज होगा। तो वैसा नहीं कि पहले जब इंक्रीज करते समय H को इंक्रीज करते समय यहाँ H की वैल्यू थी तो क्या था, B अंदर का ये था, ठीक है, तो जब करंट को डिक्रीज करेंगे H वापस यहाँ आ जाएगा तो फिर अंदर का फील्ड यहीं पर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, अंदर का फील्ड कहीं यहाँ रह जाता है। जैसे लगता है कि जब हम एक्सटर्नल फील्ड डिक्रीज कर रहे हैं तो ये डीमैग्नेटाइज होना चाहिए, लेकिन ये उतना डीमैग्नेटाइज नहीं होता है जितना होना चाहिए। जैसे शुरुआत में हम आई इंक्रीज कर रहे थे, H इंक्रीज कर रहे थे, तो लग रहा था मैग्नेटाइज नहीं होना चाह रहा है, और जब कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो गया तो सैचुरेशन अटेन करने के बाद क्या होता है, जब हम H को डिक्रीज करते हैं, अप्लाइड इंटेंसिटी को डिक्रीज करते हैं, तो ये उतनी तेज़ी से B की वैल्यू, इंटीरियर फील्ड की वैल्यू नहीं कम होती है, बल्कि कुछ रह जाता है। तो ये यहाँ पर पहुँचते पहुँचते ये और H करेंगे, H को 0 कर देंगे, यानी I 0 कर दें तो H 0 हो जाएगा, तो भी अंदर में फील्ड क्या होता है, रह जाता है, अंदर में इतना फील्ड रह जाएगा। ठीक, तो इस इंटीरियर फील्ड को जब H 0 करने पर ये फील्ड इतना रह जाता है, मैग्नेटाइज होने के बाद, सैचुरेशन अटेन करने के बाद अगर वापस H की वैल्यू 0 करते हैं तो फिर मीन्स करंट की वैल्यू 0 कर दें डिक्रीज करते हुए, तो भी मटेरियल मैग्नेटाइज्ड रह जाता है, या कहिए मैग्नेटाइजेशन क्या करता है, परसिस्ट करता है। लेकिन अभी क्या होता है, तो ये जो ग्राफ है वो वास्तव में ये रिट्रेस नहीं करता उसी पाथ को, इंक्रीज करते समय ऐसे बढ़ा था, यहाँ इसके अकॉर्डिंग बढ़ा था, लेकिन जब ये डिक्रीज कर रहे हैं इसको, तो ये डिक्रीज कैसे हो रहा है,
कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। और ये अंदर का फील्ड मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बी की वैल्यू रह गई, जैसा मैग्नेटाइज हुआ था वैसा मैग्नेटाइज रह गया। लेकिन करंट को रिवर्स कर दें, तो करंट को रिवर्स कर दें और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करने की कोशिश करें, तो ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑलरेडी मैग्नेटाइज था, एच जीरो कर दें तो भी मैग्नेटाइज था। तो फिर ये क्या होता है कि जब करंट रिवर्स कर देंगे मीन्स एच की वैल्यू निगेटिव हो जाए, तब ये क्या होता है, ये तेजी से नीचे आने लगता है, यानी अंदर का फील्ड तेजी से नीचे आने लगता है और सभी ओरिएंटेशंस बदलने लगते हैं। और इतना ये वैल्यू इतना एच को नेगेटिव अप्लाई करने पर क्या होता है, अंदर का मैग्नेटाइजेशन जीरो होता है। लेकिन अगर करंट को रिवर्स करके इंक्रीज ही करते जाएं, यहाँ पर इतने एच की वैल्यू पर तो बी जीरो हो जाएगा, इंटीरियर फील्ड जीरो हो जाएगा, लेकिन उसी रिवर्स डायरेक्शन में करंट को और इंक्रीज करते जाएं तो फिर मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाता है, वो भी रिवर्स होने लगता है, अपोजिट मैग्नेटाइजेशन होने लगता है। और ये अल्टीमेटली इस वैल्यू पर इतना एच अपोजिट आने पर फिर से ये सैचुरेशन अटेन कर लेता है, ठीक है। तो ये सैचुरेशन यहाँ पर ये फिर अटेन कर लेता है। तो जैसे ये अटेन किया था इतना, और वैसा ही यहाँ पर भी ये सैचुरेशन अटेन कर लेता है, ठीक है, ऐसे। तो H की जिस नेगेटिव H की जिस वैल्यू पर अंदर का फील्ड जीरो हो जाता है, इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, कोएर्सिविटी, ठीक है ना। ये वैल्यू जो यहाँ है ये कोएर्सिविटी कहते हैं इसको। और H जीरो होने पर अंदर जितना फील्ड रह जाता है, इस फील्ड की वैल्यू को क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। ये रिटेंटिविटी या इसको रिमेनेंस कहते हैं। अब H इतना रिवर्स हो चुका है, यहां भी सैचुरेशन हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद अगर फिर H को रिवर्स रखते हुए करंट को अपोजिट रखते हुए वैल्यू डिक्रीज करें, करंट की स्ट्रेंथ को डिक्रीज करें, तो ये वापस इन्हीं वैल्यूज को नहीं रिपीट करता है। ये क्या है, ये तो वैल्यूज हैं बी की ना, ये तो वैल्यूज हैं बी की, यहाँ बी की वैल्यू रिवर्स है, अपोजिट मैग्नेटाइजेशन है, तो उन्हीं वैल्यूज को नहीं रिपीट करता है। ये डिक्रीज करने पर करंट, रिवर्स करंट को डिक्रीज करने पर ये वैल्यूज कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर ये फिर से ये ग्राफ आता है। तो इस तरह से ये, और मीन्स H जीरो कर दें, रिवर्स करंट डिक्रीज करते करते जीरो कर दें, तो भी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन रह जाता है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड रह जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। और फिर करंट को अगेन रिवर्स करें, यानी फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में जैसे पहले था वैसा कर दें, तो फिर ये मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, तेजी से अपोजिट मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, तेजी से डिक्रीज होता है। और यहाँ इस वैल्यू पर आकर के फिर थोड़ी सिमेट्री भी दिखती है यहाँ पर, और इस वैल्यू पर आकर क्या होता है, ये जीरो हो जाता है। तो रिवर्स करके फिर इंक्रीज कर रहे हैं, H की वैल्यू पॉजिटिव हो गई है, तो इतना पॉजिटिव होने पर जाकर के फिर क्या हुआ, अंदर का जो रिवर्स मैग्नेटाइजेशन है वो जीरो हुआ। तो देख रहे हैं कुछ पीछे पीछे चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा जैसे से मैग्नेटाइज हुआ है, H की जिस वैल्यू पर मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्या थी, बढ़ाते समय करंट को, कम करते समय करंट को, फिर वो अलग वैल्यूज के साथ वेरी करता है। तो यूनिक वैल्यूज नहीं है, एक ही H पर B की कई वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हम इसी को बोलते हैं, थोड़ा सा जैसे लगता है कि जैसा कर रहा है, जैसा हो गया है मैग्नेटाइज, वैसे ही रहने की कोशिश करता है। तो इसी को हिस्टीरियस बिहेवियर या हिस्टेरेसिस बोलते हैं, इस नेचर को हिस्टेरेसिस बोलते हैं। सो द वैल्यू ऑफ B लैग्स बिहाइंड H, है ना, H बदलते जाएंगे तो B की वैल्यू उसके पीछे चलती है अलग तरीके से।
अपनी उन्हीं वैल्यूज को बार बार रिपीट नहीं करता एक साइकिल में। तो ये एक साइकिल को दिखा रहा है, और इसके बाद अगर इसको बढ़ाते जाएं तो ये तेज़ी से आगे बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और अल्टीमेटली फिर ये सैचुरेशन अटेन कर लेगा। ठीक, फिर ये सैचुरेशन अटेन कर लेगा। तो यहाँ से यहाँ ऐसे आया, ये वेरिएशन हुआ, और फिर ये सैचुरेशन यहाँ अटेन किया, फिर ये इधर जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर उसी सैचुरेशन पर आ गया। अब ये इस वाले पार्ट को रिट्रेस नहीं करेगा, ये ओ ए बी ऐसे लिखते हैं, ओ यहाँ ए बी सी डी ई एफ ऐसा लिख दीजिए। तो इनके वेरिएशन को हम इस तरह देखते हैं कि जो ओ ए है वो अनमैग्नेटाइज्ड सिचुएशंस कंडीशन से लेकर के ये सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन तक ले जाने का है। उसके बाद अगर एच को और बढ़ाते गए तो सैचुरेशन हो जाएगा, फिर एच को डिक्रीज करते गए तो ओ ए को ही रिट्रेस नहीं करता ये वैल्यू, बल्कि क्या होता है बी से ए का जो ग्राफ है ना, इन वैल्यूज़ को अटेन करता हुआ बी आता है, यानी इंटरमैग्नेटिक फील्ड। और बी से सी क्या हुआ, करंट रिवर्स कर रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये बी से सी का वेरिएशन है। और सी से डी का जो वेरिएशन है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन का है। और डी से ई क्या है, वापस रिवर्स करंट को डिक्रीज करने के करस्पॉन्डिंग है, जो वेरिएशन है वो है। ई से एफ क्या है, ई से एफ बिहेवियर वो अंदर के मैग्नेटाइजेशन को रैपिडली डिक्रीज करता है, करंट को पॉजिटिव कर देते हैं, पहले की डायरेक्शन में फिर से रिवर्स एक बार कर देते हैं, तो रिवर्स का रिवर्स क्या हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। तो ये बिहेवियर है यहाँ पर। एफ से ए क्या है, वो फिर सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन की ओर है, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में ही एच की वैल्यू इंक्रीज करते जाएं। तो ये इसी को हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। तो ये बी एच कर्व है, यही बी एच कर्व है, या यही क्या है, हिस्टैरिसीस लूप है। ठीक है ना, बी एच कर्व और हिस्टैरिसीस लूप ऐसा। तो अभी जो हम इस पर बात करेंगे कि क्या क्या हो रहा है ग्राफ में, ये वेरिएशन। तो इस वेरिएशन में क्या आप देख रहे हैं, पहला देख रहे हैं कि अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल है और इसको किसी लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर रख दिया गया है ना, फील्ड अप्लाई करके फील्ड लगा सकते हैं। सो एन अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल है ना, अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल is kept in an external magnetic field, okay, is placed, you can say, is placed inside a long solenoid। मान लेते हैं यही उपाय फील्ड लगाने का, यूनिफॉर्म फील्ड अप्लाई करने का, ठीक है ना, solenoid, and current is increased from zero, we get a non-linear variation of नेट फील्ड भी या इंटीरियर फील्ड भी, इंटीरियर फील्ड ऑफ मटेरियल, फील्ड बी inside the material with applied intensity
applied intensity H, okay, intensity H, okay. So इसकी जो ये बिहेव जो शेप है या ग्राफ है वो डिपेंड किस पर करता है? इट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक हिस्ट्री ऑफ मटेरियल आल्सो, ओके. सो शेप ऑफ ग्राफ depends on magnetic history of material. मतलब कितना मैग्नेटाइज हुआ था, पहले नहीं हुआ था, इस पर डिपेंड करेगा. द वेरिएशन O to A, what does it show? It shows attainment of saturation magnetization from unmagnetized state. ये नहीं होता, unmagnetized state, ये शो कर रहा है when current is increased, when current I या इसको और H is increased. A to B क्या शो कर रहा है? रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ B when current decreased, current is decreased from saturation state to 0. ठीक है, ये करंट 0 कर देते हैं. मटेरियल still remains magnetized, in positive direction, okay. The value of B when H becomes 0 is called retentivity or remanence. ये रिटेंटिविटी और रिमेनेंस यहां पर. B to C represents variation of B when current is reversed, okay. Current, or you can say, or H is reversed and increased. At C क्या हो जाएगा? B equals 0, okay, and
H इज नॉन जीरो, ये ना हुआ। तो यही H की वैल्यू जो निगेटिव वैल्यू है किस पर, जिस पर ये B जीरो हो जाता है, इस H की वैल्यू को क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी। ओके, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ H, नेगेटिव वैल्यू ऑफ H, okay, when B becomes zero is called what, coercivity। और अगर फर्दर रिवर्स करंट इंक्रीज कर रहे हैं तो ये फिर सैचुरेशन अचीव कर लेगा, और ये CD से दिखाया हुआ है। सो C2D रिप्रेजेंट्स attainment of saturation in reverse direction if current is increased। current is further increased, in reverse direction। ठीक है, D2E क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए। सो D2E रिप्रेजेंट्स, ओके, variation of B with H when reverse current is decreased from saturation state to zero। ठीक है, from saturation value to zero, the reverse magnetization persists। The reverse magnetization persists। मतलब बना रहता है। देखिए यहाँ पर ये जीरो, करंट जीरो हो गई, उसके बाद भी ये अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ, यहाँ पर बना रहा। फिर ऐसे ही क्या होता है, अगर आप करंट को पॉजिटिव कर दें तो E से F क्या होगा, रैपिडली डिक्रीज होता है रिवर्स मैग्नेटाइजेशन। ओके, सो corresponding to E to F, corresponding to variation EF क्या है, current is reversed again, current is reversed again, मीन्स H क्या हो जाएगा, और H बिकम्स पॉजिटिव, ये ना होगा, ये H क्या होगा, पॉजिटिव एंड इंक्रीज्ड, magnetization
drops to 0 and F to E represents okay, attainment of saturation magnetization ठीक है, saturation magnetization okay, as in positive direction again, in positive direction again as current increase and H is increased further. H is increased further. Okay, so this completes one cycle. Okay, so this completes one cycle of variations. अगर इसके बाद फिर अगर एच डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये वैसे ही रिपीट करेगा पूरी लूप को, ओ ए को रिट्रेस किए बिना. ओके, इफ करंट इज वेरिड repeatedly in same order, the loop, the variation loop will be same without retracing ओ ए. ठीक है, ओ ए को बिना, उस वैल्यू को बिना रिपीट किए ये क्या होगा, ये कंप्लीट करेगा, बार बार ये रिपीट करेगा, ये वैल्यू या यही ग्राफ रिपीट करेगा. तो ये हो गया. तो इससे क्या हो जाएगा, इस वेरिएशन से यही दिखता है कि जो वैल्यू है बी की वो क्या है, दिस लैग्स बिहाइंड एच. ओके, एंड दिस नेचर इज called hysteresis. Okay, so from above variation, okay, it seems that B lags behind H. This non-linear lagging behind is called hysteresis. और हिस्टेरेसिस लूप का जो विड्थ है, जो एरिया ऑक्युपाई करता है, वो किसके, मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करेगा. तो जो एरिया ऑफ लूप है और इसका विड्थ है, ये डिपेंड किस पर करता है, मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करता है. एरिया एंड विड्थ ऑफ लूप, ठीक है, depends on the nature of material, nature of ferromagnetic material, फेरोमैग्नेट, इस पर डिपेंड करता है.
और जितना ही ब्रॉड होगा उतना ही मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में एनर्जी का लॉस होता है। ओके, तो लार्जर द एरिया, larger the area of loop and hysteresis loop, okay, greater will be energy loss, greater will be the energy loss, energy dissipation in magnetization and demagnetization. Okay, energy dissipation in magnetization and demagnetization, magnetization and demagnetization. Of material. ओके, तो ये बिहेवियर है इनका, और इसको हम हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं। तो हिस्टेरेसिस लूप देख करके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में प्रेडिक्ट किया जा सकता है मटेरियल के, और इसका वैसा एप्लीकेशन भी है परमानेंट मैग्नेट बनाने में, ट्रांसफार्मर बनाने में। कैसे इसका एप्लीकेशन है वो क्या कर सकते हैं, उसको स्टडी का पार्ट है वो, तो ठीक है। लेकिन ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे, अभी इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। और उम्मीद करते हैं थोड़ा समझ में आया होगा आपको, और इसको थोड़ा सा बार बार देखिएगा तो जल्दी समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, अच्छी तरह आएगा। और आप उम्मीद करते हैं साथ बने रहेंगे और वीडियोज़ को शेयर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।